नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद परसू पर। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत भी बेहतर ढंग से आप लोग अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात दोबारा से हो रही है, पर कोई बात नहीं। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले की मेरी वीडियो देखी होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी होगी तो मैं इस वीडियो के बाद में उसका लिंक लगा दूंगा, आपको वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बस उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कभी भी अगर वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहुंच जाया करे। बाकी अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी किसी तरह का संकोच हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सबके कमेंट्स के जवाब दूंगा। चलिए धन्यवाद। तो आइए हम बिना किसी देरी के आज अपने इस चैप्टर को, इतने सुंदर से चैप्टर को, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको शुरू करने वाले हैं। चलिए, आज के हमारे चैप्टर का नाम है इंडस्ट्री यानी उद्योग। देखिए बच्चा, उद्योग क्या है? उद्योग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फील्ड है। ये किसी भी देश को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ अगर किसी का होता है तो वो उद्योग है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल तरीके से अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तब आप हर तरीके से स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ आपने सुना ही होगा। तो पैसा आता है हमारे इंडस्ट्री से। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं कि इंडस्ट्री हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ क्लास 8 चैप्टर 4 लिखा हुआ है, उद्योग यानी इंडस्ट्री है बाबू। तो आइए हम आज शुरू करते हैं इस चुन्नू मुन्नू का नाम लेकर। बहुत ही प्यारे ढंग से इसके स्माइल के साथ हम आज इस चैप्टर को शुरू करेंगे। आइए हम सबसे पहले समझेंगे कि इंडस्ट्री होती क्या है, आखिर ये उद्योग है क्या। आप में से कई सारे बच्चों ने इससे पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, पर अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि आपने सुना होगा कि खाली जगह पे सामान रखना बहुत ही आसान होता है, बशर्ते अगर हम भरे हुए जगह पे रखेंगे। क्योंकि भरे हुए जगह पे रखने के लिए हमको पहले उस जगह को खाली करना पड़ेगा, उसके बाद हम दोबारा उसको खाली करके उसके बाद भरेंगे। लेकिन अगर वो जगह पहले से खाली हो तो उसमें सामान रखना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। तो आइए अब बिना किसी समय को बर्बाद किए अब हम शुरू करते हैं इसको। तो हम समझते पहले उद्योग क्या है बाबू। आइए, इसका संबंध आर्थिक गतिविधियों से, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसका संबंध आर्थिक गतिविधियों से होता है। जैसे मैंने आपको अभी देश का एग्जांपल दिया था, उसको लेके है। इसका संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से है। यानी कहने का मतलब यह है बाबू कि ये जो भी फील्ड है, जिस भी तरह का फील्ड है, इसमें पैसों को लेके काम होता है। इसमें क्या होता है बाबू, नए नए वस्तुओं का उत्पादन होता है। आपकी जरूरत के हिसाब से यहाँ सामान बनाए जाते हैं, जिस तरह से आपकी जरूरत होती है, आपकी मांग होती है, उस तरह से बनाया जाता है। और दूसरा होता है खनिजों का निष्कर्षण, यानी माइनिंग के हेल्प से हम उद्योग का काम चलाते हैं। उसके बाद सेवा, यानी आप पर्यटन जैसी चीजें हो गई, मूवी वूवी देखने जाते हैं, वो सभी सेवा के अंदर आता है। तो इस तरह से ये उद्योग चलते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे आप देख सकते हैं लौह इस्पात उद्योग, यानी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए बाबू लौह इस्पात उद्योग का काम होता है। उसके बाद कोयला का खनन, ये भी इंडस्ट्री में ही आता है। जैसे आप देख सकते हैं ये खनिज निष्कर्षण का क्या है बाबू, ये खनिज निष्कर्षण का एग्जाम्पल है कोयला का खनन। ये मैंने काफी लंबा कर दिया तो आपको देखने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा वस्तुओं का उत्पादन का जो एग्जाम्पल है वो हमारा हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग, क्योंकि इसमें नए नए वस्तुओं को बनाया जाता है। उसके बाद है खनिज का निष्कर्षण, तो इसका उदाहरण ये हो जाएगा बाबू कोयला का खनन, देखिए खनिजों का निष्कर्षण। और पर्यटन उद्योग, ये भी सेवा के अंदर आता है। आप मूवी देखने जाते हैं, आप गाना सुनते हैं, आप कुछ भी किसी प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीमिंग करते हैं, तो आपकी सेवा ही तो कर रहा है, आपको सर्विस ही तो दे रहा है। ये सारी चीजें बाबू उद्योग के अंदर आता है। उसके बाद हम समझेंगे, जैसे मैंने इससे पहले हमने कृषि चैप्टर पढ़ा था और मैंने आपको पढ़ाया था, और उस पर आप लोग का काफी अच्छा रिस्पांस रहा था, आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आया था। आप लोग कमेंट नहीं करते, ये आपकी बहुत कमी वाली बात है। ये सब थोड़ा कमेंट करेंगे तो हमको मोटिवेशन आती है, और आप जब कमेंट नहीं करते तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, इसलिए मैं गायब हो जाता हूँ। चलिए खैर, ये मजाक की बात थी। पर जैसे कि आपको पता है जो कृषि होता है हमारा, वो प्राथमिक होता है क्रियाकलाप, यानी फर्स्ट एक्टिविटीज होती है। और ये हमारा उद्योग जो होता है वो द्वितीय नंबर पे आता है, यानी सेकंड एक्टिविटीज हो जाती है। ये सेकंड एक्टिविटीज क्या होती है, इसमें होता है बाबू, जैसे हम कृषि के हेल्प से, खेती बाड़ी के हेल्प से कोई सामान निकाले, अपना रॉ मटेरियल जमा करे, उसके बाद जो उसका प्रोसेस होगा वो कहलाएगा बाबू हमारा द्वितीय प्रोसेस। यानी इसमें सेकंड, देखिए ये पहला, अगर मानिए ये मेरा खेत है, इसमें हमने फसल बोया है, यहाँ से मुझे फसल मिल जाती है, जैसे मानिए कपास मिल गया हमको। अब इस कपास को प्रोसेस करने के लिए हम कहाँ भेजेंगे बाबू, हम इस कपास को भेजेंगे किसी फैक्ट्री के अंदर। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा चुन्नू मुन्नू फैक्ट्री हो गया। हम इस फैक्ट्री में भेजेंगे और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा जारा का जीन्स, H&M का जीन्स, यानी क्लॉथ्स मिलेंगे, हमको कपड़े मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। लेकिन यहाँ से देखिए, ये हमने पहले क्या किया, पहले कृषि की, यहाँ से मैंने कपास निकाला, कपास, हाँ जी, यहाँ से हमने कपास निकाला, उसके बाद इसको फैक्ट्री में भेजा, उसके बाद फैक्ट्री से हमें
अपना क्लोथ मिला, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ। क्योंकि ये हमारा दूसरे प्रोसेस है, इसलिए ये क्या कहलाएगा बाबू, सेकेंडरी एक्टिविटीज कहलाएगा। आइए, इसमें कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। यानी बाबू कहने का मतलब है कि इसमें जो कच्चा माल हमारे पास मिलता है, ये जैसे हमारे पास ये कपास मिला है कच्चा माल, एक सेकंड में कलर अलग कर लो ताकि आप अच्छे से समझ पाए। हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमको कपास मिला था ना बाबू, ये तो इसको हमने कहाँ भेजा, यहाँ हमने इसको उद्योग में भेजा और वहां से हमें क्लोथ मिला। तो ये जो क्लोथ मिला है बाबू, वो मैन्युफैक्चरिंग है ना, कि कपास से हमने क्लोथ बनाया है फैक्ट्री की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है और ये दूसरा क्रियाकलाप होता है। और जो हमारा ये पूरा इंडस्ट्री है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो हम पहला बांटते हैं रॉ मटेरियल में यानी कच्चे माल के रूप में, दूसरा बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी जो इंडस्ट्री है उसका आकार क्या है उसके हिसाब से बांटते हैं, और तीसरा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर, कि उसका स्वामित्व, उसका ओनरशिप किसके हाथों में है, ये डिसाइड करेगा कि वो जो इंडस्ट्री है वो इन तीनों में से किसके अंडर आने वाला है। जैसे मानिए अगर कोई सरकारी संस्था है, सरकारी संस्थाओं के द्वारा कोई अगर इंडस्ट्री रन किया जा रहा है तो वो किस में आएगा। उसके बाद अगर हम कच्चा माल प्रयोग कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, और अगर हमारा इंडस्ट्री छोटा बड़ा जिस तरह का भी हो वो किस में आएगा। वो तीनों ही डिसाइड करेंगे हमारा कि हम किस ग्रुप में आएंगे, कच्चा माल में आएंगे, ऑन द बेसिस आकार पर आएंगे, या फिर स्वामित्व के साइज में आएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। आई एम सॉरी, गलती हो गया, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, पर कोई बात नहीं, आप समझदार है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे है कच्चे माल के आधार पे हम इसको समझेंगे कि इंडस्ट्री जो कच्चे माल वाले होते हैं वो किसमें आता है और ये कच्चा माल होता क्या है। हम कच्चा माल वाला इंडस्ट्री कैसे समझेंगे, तो आइए हम समझते हैं बिना किसी देरी के। कच्चे माल उन मूल सामग्री को कहते हैं जिनका उपयोग किसी उत्पादों के निर्माण के लिए होता है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि हमको जो कुछ भी चाहिए होता है वो मूल सामान जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा वो कच्चा माल कहलाएगा। जैसे हमारा कच्चा माल मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था इस कपास का, तो बाबू अगर आप देखें तो ये हमारा मूल प्रोडक्ट है ना, खेती के बाद जो हमको अपना प्रोडक्ट मिला ये कपास, तो ये हमारा मूल प्रोडक्ट है। इससे हमने क्या बनाया, इससे हमने बनाया हमारा जीन्स यानी हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो यही वही कपास कहलाएगा बाबू, क्या कहलाएगा, कच्चा माल कहलाएगा, किसका, जीन्स का। तो आइए समझते आगे, जिनका उपयोग किसी उत्पादों के निर्माण में होता है, जिन्हें हम आगे प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है, यानी उसमें और ज्यादा काम करने की आवश्यकता होती है, उसको और ज्यादा फिल्टर करके और ज्यादा बेहतर बनाकर उसे एक प्रोडक्ट में बदलने की आवश्यकता होती है बाबू, वो कच्चा माल कहलाता है हमारा। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं गन्ना किसका कच्चा माल हो जाएगा बाबू, तो गन्ना से हम बनाते हैं चीनी, गुड़, तो ये हमारे चीनी माल का उत्पादन हो जाएगा बाबू। एक सेकेंड, हाँ जी, तो जो ये हमारा गन्ना है ये हमारे चीनी मिल का कच्चा माल हो जाएगा। अगर हम दूसरा देखें तो जो हमारा रुई है, कपास है, वो हमारे वस्त्र उद्योग का कच्चा माल हो जाएगा। और अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है वो हमारे ईंट उद्योग के कच्चा माल हो जाएंगे। तो आइए अब हमने इसको समझ लिया, अब हम समझते हैं आगे का ये क्या कह रहा है बाबू। चुन्नू मुन्नू हमारा जो क्यूटू सा है ये किस बारे में बात कर रहा है, ये हमको क्या समझाना चाह रहा है, तो आइए समझते हैं। यह सीधा प्राकृतिक से प्राप्त होता है, जैसे लकड़ी, धातु, अयस्क या अपशिष्ट पदार्थ भी हो सकते हैं जिन्हें पुनर्चक्रण, ये अलग एक्स्ट्रा आ गया, कोई नहीं, पुनर्चक्रित किया गया हो, इसके उपयोग के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। यानी कहने का मतलब बाबू जो हमारा ये कच्चा माल होता है वो डायरेक्ट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, नेचर से प्राप्त होता है, प्राकृतिक से प्राप्त होता है। अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ जो मैंने आपको ये खेत वाला एग्जाम्पल दिया था मेरे शेरों, तो इस खेत तो हमारा नेचर ही है ना, इसमें हम नेचर की हेल्प से ही तो हम फसल उगा रहे हैं। अब जो ये हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है यही तो हमारा कच्चा माल होगा। तो वही कहने का मतलब है कि कच्चा माल हमें सीधा नेचर से प्राप्त होता है। ये काफी ज्यादा थिक है तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लें ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। ये अभी भी बहुत ज्यादा थिक है, कोई बात नहीं, हम इसको अभी ठीक कर लेते हैं। हाँ जी, ये काफी ज्यादा कम है पर कोई बात नहीं, इतना काफी होगा। तो ये बात है कि बाबू जो हमें को डायरेक्ट नेचर से मिले, प्राकृतिक से मिले, वो हमारा कच्चा माल कहलाएगा। उसके बाद इसको इसके यूज के आधार पे हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। तो आइए देखते हैं वो 4 भाग कौन कौन से हो सकते हैं। उससे पहले हम समझते हैं लकड़ी भी हो सकता है, धातु कुछ भी हो सकता है। तो अब हम समझेंगे इन 4 भागों को क्या है, वो 4 भाग कौन कौन से होंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। आइए ये देखिए, हमारा पहला भाग होगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी जो एग्रीकल्चर पे यानी कृषि पे जो आधारित हो, जो कृषि के मदद से चलता हो, वो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, वो एग्रो बेस्ड आधारित उद्योग हो जाएगा। ये कच्चा माल के प्रकार है, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। खेती की जा रही है, यहाँ पे काफी सारे फसल है जो हमारे रॉ मटेरियल्स है, काफी सारी चीजें बनेंगी। ये देखिए यहाँ पे कपास है और भी कई सारी चीजें हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी
खनिज आधारित उद्योग यानी हम माइनिंग से जो भी चीजें निकालते हैं, चाहे वो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास एक क्रेन रखा हुआ है और उस क्रेन की मदद से हम यहाँ पे खनन कर रहे हैं। इस खदान में क्या कर रहे हैं, यहाँ से मटेरियल्स निकाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे काफी सारे मटेरियल्स रखे हुए हैं, ये सब हमारा खनिज के लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। यहाँ पे ये काफी सारे पत्थर रखे हुए हैं और भी कई सारी चीजें हैं। उसके बाद है हमारा बाबू समुद्र आधारित उद्योग यानी समुद्र से मिलने वाली चीजें, जैसे मछली हो गया, मछली के कांटे हो गए और भी कई सारी चीजें होती है। जैसे व्हेल के अंदर से जो ब्लू व्हेल के अंदर से जो तेल आता है वो काफी सारी चीजों में काम आता है, परफ्यूम बनता है उससे। उसके बाद और भी कई सारे कैंसर जैसे बीमारियों में भी काम आता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी चीजें रखी हुई है जो समुद्र आधारित चीजें हैं। उसके बाद है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री यानी जो हमें वन से प्राप्त होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कई सारी तरह की लकड़ियां रखी हुई है, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कई तरह की वन से। चलिए अब हम समझते हैं, हमने इन चारों तरीकों को समझ लिया कि हमारे पास ये चार तरीके हैं, जैसे कृषि आधारित उद्योग हो गया, खनिज आधारित उद्योग हो गया, उसके बाद समुद्र आधारित उद्योग हो गया और वन आधारित उद्योग हो गया। अब हम इसको और भी प्यारे ढंग से समझेंगे, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम एक एक करके चारों को समझेंगे। हम सबसे पहले समझेंगे कृषि आधारित उद्योग यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ये क्या होता है साहब, तो आइए समझते हैं। चलिए, ये कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। जैसे कि बाबू ये कच्चे माल के रूप में किनका किनका यूज करेंगे, वनस्पति जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और उसके बाद जंतु के आधारित यानी गाय के जो हम दूध का हो गया, दूध हो गया। उसके बाद उसके और भी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो काफी सारे यूजफुल होते हैं। जिससे उनके वेस्ट से अंगीठी बनता है जिसको हमारे यहाँ गोईठा बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है पता नहीं, पर गाय के गोबर से काफी सारे जलावन बनता है ना जी, वो हमको हमारे यहाँ गोईठा बोला जाता है। तो वही सारी चीजें आप देखिए। यहाँ इसके उदाहरण समझते हैं, यानी आप ये समझ चुके डेफिनेशन, तो हम उदाहरण समझते हैं। खाद्य संसाधन यानी खाने के योग्य जो संसाधन होते हैं वो सारी चीजें हमें इंडस्ट्री किस वाले से मिलती है, वो हमें कृषि आधारित इंडस्ट्री से मिलती है, एग्रीकल्चर से मिलती है। उसके बाद वनस्पति तेल, ये भी हमें कहाँ से मिलेगी बाबू, ये भी हमें मिलेगी कृषि आधारित उद्योग से। उसके बाद है सूती वस्त्र, ये भी हमें कहाँ से मिलेगा, कपास की खेती से यानी कृषि आधारित उद्योग से। उसके बाद है डेयरी उत्पाद, ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये भी हमारे कृषि से मिलेगा। जो किसान भाई गाय भैंस पालते होंगे वो जो हमें दूध देंगे उसी से तो हमारा उत्पाद बनेगा। कि चर्म उद्योग यानी गाय भैंस के चमड़े से जो लेदर की चीजें बनती है वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी बाबू, ये सारी चीजें भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ही आएगी। उसके बाद अब हमने पहला समझ लिया, अब हम दूसरे को समझेंगे। अब ये दूसरा है हमारा खनिज आधारित उद्योग। अब इसको समझते हैं। ये प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इनके उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। यानी कहने का मतलब है बाबू कि जो मिनरल्स हमें मिलते हैं खनिज से, मतलब समुद्रों से, वो प्राथमिक होता है क्योंकि वो डायरेक्ट नेचर से आ रहा है ना। अगर मानिए ये एक बाटी है जिसको हम समुद्र मान लेते हैं, इसके अंदर जो फिश है, जो भी चीजें हैं, इसके अंदर से निकलने वाली वनस्पतियां हैं, वो सब हमको डायरेक्ट नेचर से ही तो मिल रही है। तो हमने आपको पहले ही समझाया कि वो सारी चीजें जो हमें डायरेक्ट प्राकृतिक से प्राप्त होती है वो प्राथमिक उद्योग में आ जाता है या प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाता है। यही चीजें हैं। उसके बाद देखिए बाबू, हम ये जो हमारा खनिज आधारित उद्योग है, ये इसके बाद जितने भी चीज होते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं इंडस्ट्री, उनका पोषण करती है। यानी इसके द्वारा उत्पादित किए गए उत्पादों के हेल्प से वो क्या करते हैं, वो लोग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। इसलिए तो उनके जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं, जो उनके प्रोडक्ट होते हैं, उनके इंडस्ट्री का पोषण भी तो इसी के आधार पे होता है। चलिए अब हम इसके उदाहरण समझेंगे। लोहा और इस्पात उद्योग यानी जो लोहा और स्टील उद्योग होगा उसका पोषण कौन करेगा, खनिज। क्योंकि खनिज अगर निकलेंगे नहीं, मिनरल्स निकलेंगे नहीं, अगर लोहा का रॉ मटेरियल मिलेगा ही नहीं तो हमें लोहा मिलेगा कहाँ से। हमें जो लोहे की इतनी सारी चीजें मिलती है, स्टील की इतनी सारी चीजें मिलती है, वो कहाँ से मिलेंगे। भवन निर्माण की सामग्री भी कई सारी चीजें आती है समुद्र के अंदर से। उसके बाद है रेल के डब्बे बनाने के लिए कच्चे माल का प्रदान करना, यानी रेल का डब्बा जो लोहे से बनता है उसके लिए भी कच्चा माल कहाँ से मिलता है हमें, वो भी हमें समुद्र से निकलने वाले मिनरल से मिलता है, यानी खनिजों से। खनिजों के द्वारा ही हमें मिलता है। उसके बाद हम अब चौथा समझेंगे, समुद्र आधारित उद्योग। तो आइए हम इसको समझते हैं। ये समुद्र और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब बाबू जो भी समुद्र से निकलेगा, मैंने इसमें समझा दिया, थोड़ी लाइन मैंने गड़बड़ कर दी, पर कोई बात नहीं, आप समझदार हैं। तो यहाँ है बाबू, ये समुद्र और महासागरों से प्राप्त हुए उत्पादों का उपयोग करते हैं। यानी जो भी हमें समुद्र से मिलेगी, जो मैंने ये वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, कौन सा वाला दिया था,
नहीं है इसमें तो कोई नहीं। मैंने ये आपको एग्जांपल दिया था ना, ये जो बाटी आप इसको समुद्र मान लीजिए, इसके अंदर पानी है, तो इससे जो भी मछली वछली निकलेगी वो सब किसका हो जाएगा, रॉ मटेरियल। ये समुद्र आधारित उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल्स हो जाएंगे, यानी समुद्र से निकलने वाली जितनी भी चीजें होती है उनका क्या करते हैं ये लोग, वो इनसे अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे समुद्री खाद प्रसंस्करण, यानी समुद्र से जो खाद निकलता है उसको और ज्यादा फिल्टर करके उनको और ज्यादा परफेक्ट बनाकर हमारे लिए यूज के लिए लाते हैं। उसके बाद मछली के तेल का उत्पादन, यानी मछली का जो तेल होता है वो कई सारी चीजों में यूज आता है। जैसे चोट में आ गया, दर्द अगर आपके हड्डियों में, तो उसमें काम आता है, वो मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। और भी कई सारे तरह के मेडिसिन उसमें ये यूज होते हैं। उसके बाद है बाबू नमक का उत्पादन, यानी नमक तो सबको पता है क्योंकि समुद्र खारा होता है, तो समुद्र में नमक तो है, इसलिए नमक के आधार पर नमक भी हमें कहां से प्राप्त होता है बाबू, नमक भी हमें समुद्र से प्राप्त होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट बचता है हमारा वन आधारित उद्योग। हम इसको समझते हैं, यानी बाबू सीधी सी बात है, जो चीजें हमें वन से प्राप्त होती है, वन से जो भी हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होंगे वो सब क्या हो जाएगा, वन आधारित हो जाएगा। जैसे कागज बनाने के लिए जो हमें लुगदी चाहिए होता है, जो गम चाहिए होता है, जो गोंद चाहिए होता है, वो कहाँ से मिलता है, हमें जंगलों से ही तो मिलता है। उसके बाद हमें घर के फर्नीचर के लिए, घर को डेकोरेशन के लिए जो हम फर्नीचर्स लगाते हैं, सोफा कुर्सी बेड, ये सब कहाँ से आता है बाबू, ये फर्नीचर के लिए लकड़ी कहाँ से आता है, ये भी तो जंगलों से आता है। उसके भवन निर्माण के लिए भी सामग्री, कई सारी चीजें आती है जंगलों से। आइए अब हम इसको समझ चुके हैं, भवन के लिए भी बहुत सारी चीजें आती है जंगलों से। अब हम आएंगे अपने दूसरे टॉपिक पे, जो हमारा इंडस्ट्री का दूसरा तरीका है, जो हमारा दूसरा भाग है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी आकार के आधारित पे जो भी इंडस्ट्री बांटी गई है, आकार, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जो बड़ी इंडस्ट्री होगी वो किस में आएगा, जो छोटी इंडस्ट्री होगी वो किस में आएगा। आइए समझते हैं। आकार से तात्पर्य है निवेश की गई पूंजी, काम करने वाले लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा, यानी ये डिसाइड करते हैं बाबू। आकार से कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पास फैक्ट्री है, मैं आपको समझाता हूं, एक सेकेंड, इसको हटाने दीजिए पहले। हाँ जी, अब आते हैं। देखिए अब कहने का मतलब है बाबू, जो आकार आधारित है, मतलब जो उसके शेप है वो किस पे आधारित होगा, तो वो होगा कि बाबू जो हमारा ये इंडस्ट्री है इसके अंदर हमारी पूंजी कितनी लग रही है, इसके अंदर पैसा कितना लग रहा है। अगर ये ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये बृहत उद्योग में आ जाएगा, यानी बड़े आकार का उद्योग हो जाएगा। और अगर कम पैसा लग रहा है तब क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा लग रहा है तो बृहत आकार, और कम लग रहा है तो लघु उद्योग हो जाएगा। तो ये डिसाइड करेगा, ये एन बन गया, पर ये एरो है ऊपर और नीचे का। तो ये सारी चीजें हैं कि उसमें पैसा ज्यादा या कम लग रहा है। उसके बाद है दूसरा, काम करने वाले लोग। अब इसमें अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो छोटे होंगे, अगर उसके अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं तो बड़े होंगे, अगर उसके अंदर 1000 लोग काम कर रहे हो तो वो और बड़े होंगे। यानी जिसमें जितने मजदूर काम कर रहे होंगे वो उस आधार पे भी डिसाइड होगा कि वो छोटा उत्पाद है, सॉरी छोटा उद्योग है या बड़ा उद्योग है। उसके बाद उत्पादन की मात्रा, आप समझिए कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी मांग कितनी है और वो कितने रेशियो में बना रहा है, वो कितनी मात्रा में बना रहा है। अगर मानिए कि वो इतना बना रहा है कि जिससे 100 लोगों के लिए वो काफी हो, तो वो छोटा उद्योग कहलाएगा। लेकिन अगर वो इतना बना रहा है जो किसी एक अच्छे खासे जगह के लोगों में, यानी जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी सबकी जरूरत पूरी कर सकती है, यानी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहा है, तो वो। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं आकार के आधार पर दो ही तरह के बांटे जाते हैं। एक वो होता है जो छोटा सा हो, जहाँ छोटे मोटे काम चलते हो, यानी छोटा मोटा प्रोडक्ट बनता हो और कम मात्रा में बनता हो। और एक होता है जहाँ बहुत ज्यादा लागत लगता हो, बहुत ज्यादा पैसा लगता हो और बहुत ज्यादा मात्रा में सामान का निर्माण होता हो, प्रोडक्ट का निर्माण होता हो। यही बात है बाबू। तो चलिए एक एक करके दोनों को ही समझते हैं। पहला हमारा है लघु उद्योग, यानी छोटे आकार के उद्योग। यह छोटे आकार का उद्योग है जिसमें उत्पाद दस्तकारों के द्वारा हाथों से बनाया जाता है। पूंजी और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होता है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि जो दस्तकार यानी जो लेबर्स होते हैं वहां पे, ये जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं आपको। हाँ जी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ जो ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको मैं लघु उद्योग कर देता हूँ। लघु उद्योग, इसमें राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है पर कोई बात नहीं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो यहाँ सूती वस्त्र का काम हो रहा है। इधर ये आंटी सूती वस्त्र का काम कर रही है, कुछ तो वस्त्र बुनाई कर रही है, तो ये अपने हाथों से कर रही है। ये भी देखिए जुगाड़ लगा हुआ है यहाँ पे, इससे कर रही है। यहाँ भी सूती वस्त्र का काम हो रहा है और यहाँ भी जुगाड़ के हेल्प से ही हो रहा है। यहाँ एक आंटी है जो स्वेटर बुन रही है कांटों की मदद से, यानी ऊन और कांटों की मदद से स्वेटर बुन रही है। तो आप ये भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ अगर आपको पीछे लाऊं, मैं इन सबको हटा देता हूं, इसे को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं ताकि आपके लिए समझना थोड़ा और आसान हो जाए।
अच्छे से। हाँ जी, अब आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ आप देख सकते थे एक आंटी है जो हाथों से स्वेटर बुनाई कर रही है। उसके बाद यहाँ एक दो आंटी बैठी हुई है जो क्या कर रही है, जो ये रेसे हैं उनको वो सिल्क के कपड़ों में बदल रही है, यानी सूती कपड़ों में बदल रही है, सूती के लिए वस्त्र बना रही है। यहाँ भी एक आंटी है जो कि सेम वही काम कर रही है, सूती कपड़ों का काम कर रही है। यहाँ पीछे दो भैया हैं, उनके द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। यहाँ भी एक अंकल है जिनके द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हैं ये काफी सारे मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ कपड़े रखे हुए हैं और यहाँ खिलौने विलौने मूर्ति वूर्ति रखी हुई है। यानी ये सारे काम जो है ये छोटी मात्रा में होते हैं। और क्या होता है बाबू, ये छोटी मात्रा में होता है और हाथों के द्वारा बनाया जाता है, हाथों से बनाया जाता है। इसमें टेक्नोलॉजी कम लगती है, इसमें लागत कम लगता है, इसमें पैसा कम लगता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे लघु उद्योग कहते हैं। यानी छोटे स्तर पे काम होने वाली चीजों को हम लघु कहते हैं। आपको पता ही होगा कि लघु का मतलब होता है छोटा। अब हम इसी में इसको छोटा करते हैं। यहाँ से आप समझ गए होंगे लघु उद्योग को बहुत ही अच्छे से। तो ये बिना समय गवाए इसको हम साइड करते हैं और अब हम अपने दूसरे वाले टॉपिक को समझते हैं। दूसरा वाला टॉपिक हमारा क्या है बाबू, हमारा दूसरा वाला टॉपिक है बृहत आकार उद्योग, यानी बड़े आकार के उद्योग। तो आइए समझते हैं। जिस प्रकार से इसमें इस वाले में पूंजी कम लगती है, इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादा लगेगा, सेम कलर हो जाएगा। इसलिए मैं कलर 1 मिनट के लिए चेंज कर लूंगा और ये मैंने चेंज कर लिया। हाँ जी ठीक है। तो यहाँ जिस प्रकार से ये छोटे आकार के उद्योग थे तो ये बड़े आकार के उद्योग होंगे। इसमें उत्पाद दस्तकारों के हाथों से बनाया जाता होगा, इसमें बड़ी बड़ी मशीनों से बनाया जाता होगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। इसमें अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है और उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, यानी इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है। और जिसका प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत भारी मात्रा में बनाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है। इसमें उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, यानी इसमें नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो लौह इस्पात उद्योग, यहाँ ये छोटा मोटा कारखाना तो होगा नहीं, तो इसमें ऑब्वियस सा बात है इसमें बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, एडवांस मशीनें होगी। उसके बाद ऑटोमोबाइल उद्योग, यानी जो गाड़ियां बनाते हैं, गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो ऑटोमोबाइल उद्योग कहलाता है। उसमें भी तो बाबू बहुत ज्यादा बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का यूज होता होगा। इतनी भारी भारी गाड़ियां बनती है, कार्स बनते हैं, तो उसके लिए भी तो बहुत ज्यादा बड़े मशीनों की जरूरत पड़ेगी। अगर हम छोटे उद्योग के एग्जांपल्स को देखें तो इसमें टोकरी बुनना आ जाएगा, मिट्टी का बर्तन बनाना आ जाएगा, अचार पापड़ आ जाएगा, सिलाई कढ़ाई आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे मक्खी जितने लोग दिख रहे हैं। इधर भी देखिए बहुत छोटे छोटे लोग। और ये इंडस्ट्री का ये जो इसका उपकरण है ये देखिए इतना बड़ा बड़ा है। ये देखिए यहाँ पे लोहे के कुछ रड्स रखे हुए हैं, रड्स नहीं है पिलर्स हैं। यहाँ पे लोहे को पिघलाया जा रहा है। तो ये देखिए कितनी एडवांस मशीन है। अगर आप यहाँ देखते हैं, मैं अगर इसको हटा के आपको अच्छे से दिखाऊं इसको, चलिए। तो आप यहाँ अगर देखें तो यहाँ देखिए बड़े बड़े क्रेन्स लगे हुए बाबू, लोहे को उठाने के लिए बड़े बड़े क्रेन्स लगे हुए। कितनी एडवांस मशीनें हैं। यहाँ देखिए यहाँ बड़ी सी चिमनी लगी हुई है, यहाँ भी लगी है, यहाँ ये कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है पूरा का पूरा इंडस्ट्री। यहाँ लोग कितने छोटे छोटे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों में काम हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। ये देखिए छोटे 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 से दिख रहे हैं। और यहाँ देखिए कितने एडवांस मशीन है। यहाँ पे लोहे को पिघलाया जा रहा है मशीनों की हेल्प से। तो इसमें बहुत ज्यादा लागत लगी क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो उनका जो होता है दिहाड़ी होता है, कई सारी चीजें होती है, तो उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए बड़े इसमें खर्च बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बृहत उद्योग कहलाता है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड में। अब हमारा है तीसरा तरीके का उद्योग, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिकाना हक किनका होगा उनके आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। तो जो है बाबू स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है, यानी ओनरशिप के आधार पर उद्योगों को भी 4 भागों में बांटा गया। यानी 4 तरह के मालिक होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के। जैसे पहला होता है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर, तीसरा होता है ज्वाइंट सेक्टर और चौथा होता है कोऑपरेटिव सेक्टर। यानी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र, यानी जिसमें एक आदमी या सिर्फ एक परिवार ही काम करता है। उसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो। उसके बाद है संयुक्त क्षेत्र जिसमें 2 लोग मिलकर काम करते हो, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हो, कोई अदर लोग, गवर्नमेंट प्लस एक और कंपनी का ओनर, ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो संयुक्त क्षेत्र में आ जाएगा। उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी वैसे क्षेत्र जहाँ लोग कोऑपरेट करते हो, एक दूसरे की हेल्प करके काम करते हो, वो इसमें कहलाएगा। तो हम एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो हम पहला देखते हैं अपना प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र। यहाँ का है बाबू स्वामित्व और संचालन, हाँ जी, स्वामित्व और संचालन एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। यानी कहने का मतलब है रिलायंस ग्रुप, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी इत्यादि। यानी इन सारी जो कंपनियां, ये सारी कंपनी आप देख सकते हैं, एचडीएफसी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, टाटा इंडस्ट्री हो गई, एयरटेल इंडस्ट्री हो गई, तो इन सबका कोई एक ही ओनर होगा। इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें कौन होगा बाबू? इसमें सिर्फ एक ही ओनर होंगे।
गवर्नमेंट नहीं होगी, एक ओनर होगा, इसका एक ही मालिक होगा या एक परिवार के द्वारा चलाया जाता होगा। ये पर्सनल क्षेत्र में आ जाएगा, यानी प्राइवेट क्षेत्र में आ जाएगा, यानी निजी क्षेत्र में आ जाएगा। तो चलिए, इसको आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा है पब्लिक सेक्टर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र। हम इसको समझते हैं। हाँ जी, चलिए हम पहले समझते हैं पब्लिक क्षेत्र को। स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाए, यानी इसका जो मालिकाना हक होगा उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होगा बाबू? ये सीधे गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता हो ये कंपनियां। इसका हो जाएगा आपका, जो इसका एग्जांपल्स होंगे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसके बीएसएनएल हो जाएंगे। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला है ज्वाइंट सेक्टर, यानी संयुक्त क्षेत्र। ये क्या होता है बाबू? आइए समझते हैं। स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि इसमें जो हमने यहाँ पे समझा था ये वाला, तो ये दोनों जब आएंगे तब वो क्या कहलाएगा बाबू? इसमें एक अकेला किसी कंपनी का मालिक और इसके साथ सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट हो, तब वो ज्वाइंट सेक्टर कहलाएगा। ज्वाइंट का मतलब होता है जुड़ाव, यानी किसी दो चीजों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ गवर्नमेंट और कौन जुड़ते हैं? यहाँ देखिए, ये गवर्नमेंट भी जुड़ती है और यहाँ जो पहले से मालिक होता है, जो मालिक होता है किसी कंपनी का, वो भी इनके साथ पार्टनरशिप में गवर्नमेंट के साथ काम करती है। तो ये सब क्या कहलाएगा बाबू? ये ज्वाइंट सेक्टर में आ जाएगा। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। ये सारे एग्जांपल्स है किसके? ये है संयुक्त क्षेत्र यानी ज्वाइंट सेक्टर के। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट बचता है कोऑपरेटिव सेक्टर। ये क्या होता है बाबू? सहकारी क्षेत्र। इसमें क्या होता है बाबू? स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकर्ताओं या फिर श्रमिक या दोनों के द्वारा किया जाता है। अब ये क्या है सर? ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो गया आप? तो आइए, कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज हो गए तो आपके प्रशांत सर है यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारे ढंग से इसको समझाने के लिए। तो आइए, बिना परेशान हुए आप हमारे साथ आइए, हम आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप सुनेंगे आपके यहाँ सुधा डेयरी, मदर डेयरी या फिर अमूल डेयरी के उत्पाद आते होंगे। वो कहाँ से आते हैं? जैसे मानिए ये एक किसान है और इनके पास एक गाय है। ये गाय नहीं, भालू बन गया, पर कोई बात नहीं, अब समझ आइए। गाय माता है हमारी, ये सींग है इसके। इसका जो उत्पाद होगा बाबू, जैसे मानिए दूध इसका उत्पाद है, ये क्या करेंगे? किसान दूध निकालेंगे और ये जाएंगे फैट पे, यानी जो सहकारी समूह होता है ये एक जगह पे जमा करते हैं और यहाँ से वो सीधा इंडस्ट्री में जाती है। यानी इस तरह से ये इंडस्ट्री किसी बिना नहीं चलेगी, इन किसानों के बिना ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो क्या होगा? ये इंडस्ट्री जो होती है ये कैसे काम करती है? वो काम करती है बाबू इन किसानों के ऊपर। ये जो किसान भाई होते हैं हमारे, ये दूध निकालते हैं और ये जो उनका फैट होता है, जो उनका स्टोर के लिए एक जगह बना के रखते हैं जहाँ पे वो किसान जाते हैं, वहाँ पे दूध जमा करते हैं और उनको उनके दूध के क्वालिटी के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। फिर यहाँ से दूध कहाँ जाएगा बाबू? वहाँ से दूध जाएगा सीधा इंडस्ट्री में। तो इनके हेल्प के बिना ये नहीं चलेगा। तो इसमें देख सकते हैं उत्पादक या पूर्ति करता, यानी ये पूर्ति करते हैं और ये इसके उत्पादक है, क्योंकि गाय से उत्पादन ये करवा रहे हैं और ये जो सामान को इकट्ठा करके पूर्ति कर रहे हैं इसके जरूरत की चीजों को और यहाँ भेज रहे हैं। तो उत्पादन या पूर्ति करता या फिर श्रमिक हो, ये एक तरह से लेबर ही तो हो गए, इनके लेबर ही हुए ना, क्योंकि ये इनके लिए काम कर रहे हैं। श्रमिक हो या फिर दोनों के द्वारा, इन दोनों के द्वारा जब काम किया जाता है तब वो श्रमिक कोऑपरेटिव सिस्टम कहलाता है। यानी ये देखिए, ये और ये दोनों कंपनियां और ये जो किसान है, ये दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे का सहयोग करके तो काम कर रहे हैं, इसलिए ये सहकारी क्षेत्र कहलाएगा। अब इसका हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अमूल डेयरी, सुधा डेयरी और मदर डेयरी जैसे जो अमूल जैसी मिल्क जैसे हो गए, मिल्क का कोई उत्पादन करता हो, तो ये जितनी भी कंपनियां होती है वो सब इसी में आती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम, यानी कि औद्योगिक तंत्र। अब ये क्या है साहब? आइए समझते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम के मुख्य 3 चीजें शामिल होती है: निवेश, प्रोसेस, यानी ये निवेश, प्रोसेस और आउटपुट, यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब देखिए, जैसे आपने अगर कृषि चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें अभी आपको पता होगा वहां भी 3 तरह की ये तीनों प्रक्रियाएं आती है, लेकिन यहाँ थोड़े अलग हैं। थोड़ा कुछ नहीं, काम सेम है, बस उसमें काम की मात्रा अलग है, काम की चीजें अलग है। जैसे यहाँ काम का उत्पादन होगा, वहाँ कृषि क्षेत्र में वहां पे खेती की जाती होगी और यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट का उत्पादन होगा। वही चीजें हैं। चलिए एक करके समझते हैं। इनपुट क्या हमारा? इसमें रॉ मटेरियल, लेबर, इसको जरा मैं ये बीच में कोमा लगाना भूल गया तो मैं अभी लगा देता हूँ। हाँ जी, रॉ मटेरियल, लेबर, भूमि की लागत, परिवहन शक्ति, अन्य आधारभूत संरचना शामिल होती है। यानी फर्स्ट में जो कंपनी को अगर कुछ चाहिए तो क्या चाहिए? सबसे पहले अगर कोई इंडस्ट्री चल रही है तो उसको क्या चाहिए? उसको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। उसके बाद है उसको इस रॉ मटेरियल को वो अकेले क्या करेंगे? उनको इस रॉ मटेरियल के लिए जो इसका जो प्रोडक्ट बना उसके लिए लेबर भी तो चाहिए, लेबर ही तो बनाएंगे ना।
रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट ये चाहिए। उसके बाद कंपनी अगर कहीं लगानी है तो उसके लिए एक जमीन तो चाहिए होगा बाबू। उसके बाद है जमीन पे लगने वाली लागत, यानी उसके बाद जब यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको बाजार में भेजने के लिए, अगर मान लीजिए मार्केट है, मार्केट, तो यहाँ से यहाँ भेजने के लिए कुछ परिवहन का जरूरत भी तो होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद है शक्ति। कोई आदमी, कोई गरीब आदमी कैसे कर लेगा अगर उनके पास पैसे की शक्ति नहीं होगी, वो अगर पावरफुल आदमी नहीं होगा तो कैसे कोई भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा लेगा, नहीं लगा पाएगा। तो ये सारी चीजें डिसाइड करेगी बाबू, यानी ये पहली चरण होती है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इसलिए ये इनपुट कहलाता है। अब हम इस चीज को समझ चुके हैं अच्छे से, अब हम दूसरे में बढ़ते हैं, यानी प्रोसेस में बढ़ते हैं। एक सेकंड में इसको साफ कर लो ताकि आपको प्रोसेस भी समझा पाऊं अच्छे से। चलिए प्यारे दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स आपको इसी में प्रोवाइड कर रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप थोड़ा बोर मत होइएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने इस प्रक्रिया को। ये अब बस खत्म ही हो गया, लास्ट कुछ पोर्शन बचा है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने प्रोसेस यानी प्रक्रिया को। इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल है जो कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलती है, यानी जो हमारे पास कच्चा माल होता है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, उसको किस में बदल देते हैं, प्रोडक्ट में। तो ये क्या कहलाएगा, ये बीच का प्रोसेस, यहाँ पे प्रक्रिया होगा तभी तो यहाँ से यहाँ आएगा ये, क्योंकि अगर बीच में कुछ काम ही नहीं होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा कैसे, ये रॉ मटेरियल रह जाएगा, फिर वो प्रोडक्ट में बदलेगा कैसे। तो इसको बदलने के लिए इसके बीच कुछ ना कुछ क्रिया होती है, जैसे लेबर्स मशीनें चलाएंगे, मशीन में वो उस रॉ मटेरियल को डालेंगे, फिर उससे प्रोडक्ट बनेगा, या फिर अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं। तो उसके बाद क्या बनती है बाबू, कच्चा माल से सीधा वो तैयार होकर क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है, यानी प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ आप ये भी समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे हमारा अंतिम चरण, यानी इसका इंडस्ट्रियल सिस्टम का हम अंतिम चरण समझेंगे। तो ये हमारा आउटपुट यानी निर्गत। अब जब हमारा सारा काम हो गया, प्रोडक्ट तैयार हो गया, तब इसको क्या करेंगे, हम सीधा भेजेंगे बाजार में। बाजार गायब हो गया पर कोई नहीं, हम बाजार दोबारा बना देते हैं। तो अब हम भेजेंगे यहाँ, यही तो काम है। और यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा मस्त पैसा, रुपया आ जाएगा हमारे पास और हम हो जाएंगे अमीर। चलिए, तो पैसा के लिए ये बात है, अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय होते हैं, यानी जो हमारा प्रोडक्ट हो गया वो आ जाएगा इसमें, और जो हमारा ये पैसा आ जाएगा ये आ जाएगा इसमें। यही बात है बाबू। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा है उद्योग की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए बाबू, कुछ ऐसी चीजें तो होगी जो कि डायरेक्ट इफेक्ट करती होगी किसी इंडस्ट्री को लगाने में या ना लगाने में। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हमको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हम इंडस्ट्री लगा ही नहीं पाएंगे। यानी रॉ मटेरियल उद्योग को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद हमारा दूसरा है भूमि। अगर जमीन ही नहीं हो तो हम उद्योग लगाएंगे कहाँ, हम अपने सर पे नहीं ना। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, जमीन चाहिए। तो ये भी डायरेक्ट इफेक्ट करेगी। उसके बाद है श्रम। अगर हमारे पास लेबर ना हो तो इंडस्ट्री किस काम का। अगर हमारे पास लेबर ही ना हो बाबू तो वो इंडस्ट्री हम चलाएंगे कैसे, हम खुद से थोड़ी चला सकते अकेले इतने बड़े इंडस्ट्री को। उसके बाद है जल, यानी उसके भारी भारी मशीनें होती है, उसको ठंडा करना होता है। और बाकी इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे जल का यूज होता है, पानी का यूज होता है। इसके जो वेस्ट होते हैं उसको पानी में निकालना होता है। तभी तो हमारी नदियाँ इतनी दूषित हो गई है, हम लापरवाही से इसमें बहा देते हैं। ये तो अलग बात हो गई, हम पोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम इस पर अभी फोकस रखते हैं, ज्यादा कहीं भागते नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जल की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है किसी इंडस्ट्री को। उसके बाद मैंने आपको समझाया था शक्ति कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई गरीब आदमी थोड़ी इतना बड़ा इंडस्ट्री लगा लेगा, तो उसके लिए पैसा का पावर तो चाहिए। उसके बाद है पूंजी, यानी अगर मेरे पास पूंजी होगा ही नहीं तो हम कैसे अपना इंडस्ट्री लगा लेंगे। पैसा तो चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, नहीं तो यहाँ इतना बड़ा खनन जो होगा और उसके बाद इतना बड़ा प्रोडक्शन होगा, ये दोनों काम हम कैसे कर लेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, पूंजी चाहिए हमें। उसके बाद है परिवहन। जब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, इसमें मैंने कुछ मिला नहीं तो मैंने ये लगा दिया, पर आप समझदार, आप समझ जाएंगे। इसमें आप समझ लीजिए प्रोडक्ट भरे हुआ हमारा प्रोडक्ट है ये। चलिए, तो इसके लिए परिवहन भी तो चाहिए। मैंने बैलगाड़ी लगा दी और यहाँ बड़े बड़े गाड़ियों से परिवहन होता है। उसके बाद ये परिवहन होकर कहाँ जाएगा, बाजार। अगर हमारे पास बाजार ही ना हो तो हम वो प्रोडक्ट बना के करेंगे क्या, घर में रखेंगे नहीं ना, हम तो वो बेचने के लिए बना रहे ना। तो बेचने के लिए बाजार तो चाहिए। तो चलिए, इस चुन्नू मुन्नू भैया के हेल्प से हम समझ चुके हैं ये पूरा खेल कि आखिर ये सारी चीजें होती क्या है। अब चलिए थोड़ा सा बचा हुआ हम आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, अब हम समझेंगे मेजर उद्योग, यानी मेजर इंडस्ट्री, प्रमुख उद्योग। अब ये क्या है, आइए समझते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है। यानी प्रमुख उद्योगों में ये तीन सबसे मेजर, यानी सबसे यूजफुल और सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई उद्योग है तो वो यही तीनों है। पहला है लौह इस्पात उद्योग, दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग और तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी। इनका बहुत ज्यादा हमेशा ही डिमांड रहता है, हमेशा ही ये चाहिए ही चाहिए। हमारी डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। आपको न्यूज सुनने हैं, आपको कोई नया डाटा जानना है, आपको कुछ भी जानना है, तो आपको कहाँ से मिलेगा वो सारी चीजें, इंटरनेट से मिलेगी, सूचना से मिलेगी। तो हमें इंटरनेट कहाँ से आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी से।
उसके बाद है लो इस्पात उद्योग, हमारे डेली लाइफ में कितना ज्यादा यूज होता है इस चीज का। उसके बाद है सूती वस्त्र उद्योग, हमें पहनने के लिए भी तो चाहिए ना कुछ। तो आइए हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला हमारा लो इस्पात उद्योग, इसे आधुनिक युग का उद्योग का बैकबोन कहा जाता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ये बात। इसे जो है जो हमारा आधुनिक उद्योग होता है उसका इसे बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना फिर कोई भी उद्योग चलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप देखें तो कोई भी किसी भी प्रकार का उद्योग हो बाबू, अगर तो उस उद्योग में क्या चाहिए हमें, उस उद्योग में इतने बड़े बड़े जो लोहे लगे हुए हैं वो कहाँ से आएगा, इतनी बड़ी बड़ी जो एडवांस मशीनें लगी वो कैसे बनेगी, मिट्टी से बनेगी नहीं, वो बनेगी लोहे से। तो इसके बिना किसी का कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए हमें क्या कहते हैं इसे, हम इसे आधुनिक उद्योग का बैकबोन कहते हैं कि इसके बिना कोई काम ही नहीं होगा। क्योंकि इसके उत्पाद क्या लिख दिया मैंने, चलिए कोई नहीं, इसे क्योंकि उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है। यानी इसका जो उत्पाद होता है, इसके द्वारा जो उत्पादित किया हुआ उत्पाद होता है, जो इसका कच्चा माल जो ये तैयार करता है, जो इसका खुद का तो प्रोडक्ट होता है लेकिन दूसरे कंपनियों के लिए तो उसका कच्चा माल ही होगा। तो यही है बाबू कि कच्चे माल के रूप में दूसरे कंपनी यूज करते हैं। उसके बाद हमारा है सूचना प्रौद्योगिकी, यानी हम इसको समझते हैं तो यह एक सूचना का भंडारण, संसाधन और वितरण से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है बाबू की सूचना, किसी भी तरह का न्यूज हो गया, किसी भी तरह का कोई भी डाटा हो गया, वो हम इसके द्वारा समेट कर अपने पास बचा कर रखते हैं। तो इसके दो ही प्रमुख मुख्य उद्योग है, एक हमारे इंडिया में है जो कि बेंगलुरु में है स्थित है, और दूसरा हमारा सिलिकॉन वैली यूएसए में है जो कि बहुत बड़ी सी है। उसके बाद हमारा पे ये पूरा चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाता है बाबू, द एंड हो जाता है। हमको तो बहुत मजा आया आप लोगों को समझाने में, एंड हो गया लेकिन यहाँ पे एंड समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है और हमको बहुत ज्यादा मजा आया आप लोगों से। तो बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी छोटा मोटा डाउट आया हो तो प्लीज कमेंट में करके बताइएगा। चलिए, तो बहुत ज्यादा मजा आया आप लोगों के साथ जुड़कर। उम्मीद है आप लोगों को भी ये चैप्टर समझ आया। अगर ना आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे। और आप प्लीज ये भी बताइएगा आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए, क्योंकि आप अगर हमको कमेंट करके बताते रहेंगे तो मेरा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपके लिए हमेशा नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। और हाँ, ये कुछ लिंक्स आ जाएंगे आपको यहाँ पे, आपको उनको भी देखना है। मैं इस तरह के वीडियो भी बनाता हूँ जो कि काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं, तो आपको वो भी देखना है। चलिए, जय हिंद जय भारत, काफी ज्यादा समय हो गया है। चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू ऑल, गुड बाय।